तो चलिए आज हम फिर से आ गए हैं यूक्लिड का ज्यामिति परिचय का लेक्चर नंबर दूसरा लेकर। इससे पहले का अगर लेक्चर नहीं देखे हैं तो इसी चैनल पर लेक्चर है, वहाँ से जाके आप देख लीजिएगा। उसके बाद लेक्चर नंबर दूसरा देखिएगा। तो चलिए आज का हम देखेंगे लेक्चर नंबर दूसरा में। देखिए यहाँ पे कुछ हम परिभाषा भी बताए थे, परिभाषा बताए थे ना, सब परिभाषा याद है कि रेखा क्या है, बिंदु क्या है, सरफेस क्या है। नहीं, प्रत्येक बिंदु जो होता है वह क्या होता है, चौड़ाई भाग रहित होता है ना, और रेखा जो होता है जो कैसा होता है, चौड़ाई रहित। अब यूक्लिड ने कुछ कुछ परिभाषा दिया, उसके बाद हम लोग जानते हैं कि इन्होंने क्या बताया अपने इन परिभाषाओं से। किन परिभाषाओं से? जो परिभाषा इससे पहले हम लोग पढ़े हैं उस परिभाषा के आधार पर बोल रहा है। क्या लिखा हुआ देखिए, इन परिभाषाओं से प्रारंभ करते हुए यूक्लिड ने कुछ गुणों को बिना सिद्ध किए हुए सत्य कथन मानने की कल्पना की थी। माने वह सिद्ध नहीं किया, माने बहुत चीज़ें जो होता है वह इन्होंने यूक्लिड ने सिद्ध नहीं किया, ठीक है ना। लेकिन उसको क्या मानना चाहा, सत्य माना। देखो क्या लिखा हुआ है, और सत्य माना। यह कल्पना वास्तव में स्पष्ट सर्वव्यापी माने होता है सभी जगह। ये नहीं है कि यहाँ पे है और दूसरे देशों में नहीं है। खाली मिस्र का ही, कहाँ के वैज्ञानिक थे, मिस्र का। तो ये नहीं है कि खाली मिस्र में है और दूसरा देश में नहीं है, सभी जगह इसका जो है मान्यता प्राप्त है। बिना कभी किए सिद्ध किए हुए लोग इसको क्या मान लिए हैं, सत्य मान लिए हुए। देखिए सत्य, उन्होंने इनको दो वर्गों में विभाजन किया है। या जो सत्य किए उन लोगों को कितने भागों में विभाजित किया है, दो भागों में विभाजित किया है। एक का नाम क्या है, अभिगृहित। एक का नाम क्या दिया, अभिगृहित है, और दूसरे का नाम क्या है, अभिधारणाएं हैं। आपसे एग्जाम में पूछता है, जब एग्जाम दीजिएगा तो आपसे पूछता है अभी यूक्लिड का अभिगृहित लिखे, यूक्लिड का अभिधारणाएं लिखे। तो सबसे पहले अभिगृहित क्या होता है, देखिए यहाँ पे अभिगृहित लिखा हुआ है। एक कल्पनाएं थी जिन्हें निरंतर गणित में प्रयोग किया गया और जिनका केवल ज्यामिति से विशेष संबंध नहीं था। माने केवल खाली ज्यामिति से विशेष संबंध नहीं था। वह जो सिद्ध किए थे वह सभी गणित से, जैसे ज्यामिति से, क्षेत्रमिति से, वह सब खाली था कभी सब गणित का। गणित को अनेक भाग में बांटा गया, जैसे अलजेब्रा है, क्षेत्रमिति है, त्रिकोणमिति है। तो उसी प्रकार जो कभी गया है खाली ज्यामिति से संबंधित नहीं है, सभी गणित से संबंधित है। दूसरी का देखिए क्या लिखा हुआ है, अभिधारणाएं लिखा हुआ है। उन्होंने अभिधारणा शब्द का प्रयोग उन कल्पनाओं के लिए किया जो विशेष रूप से ज्यामिति से संबंधित थी। खाली ओनली फॉर कथी से संबंधित थी, ज्यामिति से, ज्यामिति के अलावा किसी से संबंधित नहीं थी। उसको कहा इन्होंने क्या, अभिधारणाएं। जो ज्यामिति के अलावा गणित के सब भाग से संबंधित था उसको क्या कह दिया, अभिगृहित कह दिया। अब अभिगृहित अभिधारणा समझ गए। अभिगृहित किसे कहा गया, तो अभिगृहित कहा गया कि ज्यामिति के साथ साथ गणित के और भागों से संबंधित है, ठीक है ना, उसको कहा गया अभिगृहित। अभिधारणा उसको कहा गया जो खाली कथी से संबंधित हो, ज्यामिति से संबंधित हो, उसको कथी कहा गया, अभिधारणा है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बिना सिद्ध किए हुए सत्य मानने की कल्पना की थी। माने कुछ बिना सिद्ध किए, जैसे आपको कह दिया जाएगा सूरज पूरब में उगता है, आप तो जानना है ना, इसको सिद्ध करना है, हमेशा उगता है जो सूरज जो है पूरब में उगता है। जैसे पृथ्वी जो है, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है, सत्य है, इसको सिद्ध करना जरूरी नहीं है। तो उसी प्रकार इन्होंने कुछ अवधारणा को बिना सिद्ध किए हुए बताया और कुछ को सिद्ध करके बताया। तो ये सभी परिभाषा के आधार पर दो भागों में बटा। एक का नाम दिया अभिगृहित और दूसरे का नाम कर दिया अभिधारणा है। अभिगृहित किसे कहा गया, तो अभिगृहित उसे कहा गया जो क्या हो, ज्यामिति के साथ साथ सभी भागों से, गणित के सभी भागों से क्या हो, संबंधित हो, उसको क्या कहा गया, अभिगृहित। अभिधारणा उसको कहा गया जो केवल कथी से संबंधित हो, खाली ज्यामिति से संबंधित हो, दूसरा कुछ उससे संबंधित नहीं हो, उसको कथी कहा गया। बताइए, अभिधारणा और अभिगृहित से बताइए, कोनो दिक्कत है, नहीं ना दिक्कत है, समझ में आया ना। आपसे पूछेगा अभिगृहित क्या है तो बता दीजिएगा, अभिधारणा क्या है बता दीजिएगा। अब हम लोग अभिगृहित में एक एक करके पढ़ते हैं, इन्होंने क्या क्या बताया। अब अभिगृहित मेन टॉपिक बनेगा, इसमें 5-7 वो इनका शर्त है, वह सभी शर्त को देखेंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले नोट्स किया जाए सर जी, नोट्स कीजिए जल्दी से ना।
तो चलिए हम लोग कितने भाग में बांटे थे? 2 भागों में। एक का नाम कथी था? अभिगृहित, और दूसरा का नाम था अभिधारणा। तो हम सबसे पहले कथी जानेंगे? अभिगृहित के बारे में जानेंगे। चलिए, तो 1 नंबर में हम लोग हेडिंग लगाया है। क्या हेडिंग है मेरा? अभिगृहित। मेन टॉपिक हो गया क्या? अभिगृहित। किन्होंने? यूक्लिड ने। अब यूक्लिड ने अभिगृहित में क्या क्या रखा उसको हम एक एक करके जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? वे वस्तुएं। पहला नंबर में पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? देखिए, शांत रहिएगा। वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो। वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो तो एक दूसरे के बराबर होती है। जो एक जो होता है वह दूसरे के क्या होती है? बराबर। कुछ बुझाया नहीं, आप समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे, पहले यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो समझ में आएगा। ये मान लीजिए ये रेखा है। क्या है? रेखा। और इस रेखा के नाम कहती है ए और बी। ए और बी है। और दूसरी काय के रेखा लेते हैं, ई कौन रेखा है? सी और डी है। और एक और रेखा लेते हैं, पी और क्या है? क्यू है। समझ गए? अब देखिए बोर्ड पर देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है ए बी जो बराबर है, ए बी वह किसके बराबर है? पी क्यू के बराबर है। मान लीजिए, समझाने के लिए मान रहा है, समझ रहे हैं? ए बी जो है, ए बी वह किसके बराबर है? पी क्यू के बराबर है। तो सी डी भी पी क्यू के बराबर है। सी डी भी क्या है? पी क्यू के बराबर है। ए बी पी क्यू के बराबर है और सी डी किसके बराबर है? पी क्यू के बराबर है। तो आप कह सकते हैं कि ना कि ए बी जो है वह सी डी के बराबर है। होगा कि ना होगा? अब बुझाइए, अब समझ में आया? अब वही बात होता कहा है, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो। वो वस्तु जो एक ही वस्तु के बराबर हो, एक ही वस्तु के बराबर, जो कि ए बी जो है पी क्यू के बराबर है और सी डी भी किसके बराबर है? पी क्यू के बराबर है। पी क्यू के बराबर हो तो एक दूसरे के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो एक दूसरे के दोनों का क्या है? बराबर है। बताइए, यह अवधारणा या सिद्ध करने वाला था? नहीं ना था। तो इन्होंने सिद्ध नहीं किया, डायरेक्ट उनको बता दिया। समझ रहे हैं? बुझाया कि नहीं? बताइए, पहला लाइन समझ में आया? कोनो की दिक्कत है ना? दूसरा लाइन पर चलिए, तो पहला ओके है। चलिए फिर से समझाएगा कि हो गया। तो चलिए दूसरिका में आते हैं। दूसरा में देखिएगा, कह रहा है यदि बराबरों को बराबरों में से जोड़ा जाए, बराबरों को बराबरों में से जोड़ा जाए तब पूर्ण भी बराबर होती है। कुछ बुझाया नहीं? आप समझाते हैं। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ए किसके बराबर है? बी के बराबर है। ए जो है किसके बराबर है? बी के बराबर है। तो ए में एक जोड़ देते हैं, ए में एक जोड़ देते हैं और बी में भी क्या जोड़ देते हैं? एक जोड़ देते हैं। तो ये भी दोनों आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। देखो ना क्या लिखा हुआ, यदि बराबरों में बराबर जोड़ा जाए। देखो, दोनों में बराबर जोड़े हैं और दोनों आपस में क्या हो गया? बराबर हो गया। देखो एक बार समझाते हैं, अंक में समझाते हैं। जैसे 4 के बराबर है, 4 के बराबर हो गया। 4 किसके बराबर हो गया? 4 के। तो 4 में एक जोड़ दो, 4 में एक जोड़ दिए और फिर 4 में एक जोड़ दिए। ठीक है, बराबर जोड़ना है ना। कहीं का देखो ना, यदि बराबरों में जोड़ा जाए, बराबर जोड़ा जाए, तो बराबर जोड़ रहे हैं तो कितना आ जा रहा है? 5 बराबर 5। यही तक कहा है, यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी क्या होता है? बराबर होता है। तो दूसरी का स्टेप बताइए, दूसरी का में कोई दिक्कत है? नहीं है। तीसरा में आते हैं। तो चलिए देखिए, तीसरा में क्या है? 1 और 2 में कोई दिक्कत है? नहीं ना दिक्कत है। समझ में आ गया ना? पहला नंबर दूसरा नंबर समझा? तो चलिए तीसरा में आते हैं। तीसरा में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है यदि बराबरों को बराबरों में से घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर होते हैं। अब बराबर है, तब बराबर में बताइए, बराबर में जोड़े बराबर में तभी भी बराबर। अब बराबर में से बराबर घटाया जाए तभी भी क्या होगा? बराबर होगा। देखिए जैसे यहाँ पे देखिए, पी है आई क्यू है, दोनों आपस में क्या है? बराबर है। तो पी में से भी ये घटा लेते हैं और क्यू में से भी ये घटा लेते हैं, तो यह दोनों आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। यही तक कहा है कि बराबरों में से बराबर घटाया जाए तो दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 3 है, आइयो 3 है, 3 में से 1 घटाते हैं, इसमें 3 में से 1 घटाते हैं, 2 बराबर 2 आया। तब बराबर है, अगर बराबर संख्या है, अब बराबर में से बराबर घटाया जाए तो दोनों आपस में क्या आता है? बराबर आता है। बताइए 1 2 3 में कोई दिक्कत नहीं है। इसको नोट किया जाए, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, नोट कीजिए।
तो चलिए 3 तक ले कंप्लीट था। 4 नंबर में हम लोग चलते हैं। चौथा नंबर पर ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा हुआ है? वे वस्तुएं, क्या लिखा है? वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हो तो एक दूसरे के बराबर होते हैं। पहले इसको समझेंगे तब इस लाइन को समझ में आएगा कि कहने का मतलब क्या हुआ। यहाँ पे देखिए, ये मान लीजिए क्या है, ये रेखा है, ये हो गया, आई कितना हो गया बी। अब एक बिंदु ले लेते हैं, यहाँ पे बिंदु ले लिए, मान लीजिए इसका नाम क्या है, सी जो है, सी है। तो इसको क्या कह सकते हैं, जो AC जो बिंदु है, कौन बिंदु? AC जो बिंदु है वह कहाँ संपाती है? AB पर। कहाँ संपाती है? AB पर। तो इस आधार पर आप कह सकते हैं कि ना, देखिए यहाँ पे जैसे कह सकते हैं AC प्लस BC, AC प्लस BC बराबर होगा AB के, ना हो जाएगा हो। ये जो रेखा का निर्माण हुआ है, मान लीजिए AB का रेखा का निर्माण हुआ है, वह किसके किसके मिलने से? AC के, अगला बात कथी के? BC के, है ना, लिख सकते हैं AC प्लस BC बराबर कथी हो जाएगा? ओवरऑल AB हो जाएगा। तो वही कहा है कि वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हो, देखो परस्पर क्या हो? संपाती हो, तो एक दूसरे के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। या जो है इस रेखा जो है AC जो किस पर संपाती है? AB पर है। तो यह दोनों जो आपस में जोड़कर किसके बराबर हो जा रहा है? AB के बराबर हो जा रहा है। तो ये लाइन क्लियर है? कोई दिक्कत है? नहीं ना? 5 नंबर में चलते हैं। तो चलिए 5 नंबर में पढ़ा जाए, क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है पूर्ण, क्या लिखा हुआ है? पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। पूर्ण जो होता है वो अपने भाग से क्या होता है? बड़ा होता है। यहाँ पर समझिए, मान लीजिए यह आपका क्या है? वृत्त है, और वृत्त का जो ई वाला भाग को आप क्या किए? काट दिए हो। कभी किए? काट दिए। अब बताइए, जो काटे उस वाला भाग से पहले वाला भाग क्या है? बड़ा है कि नहीं बड़ा है? मान लीजिए कोनो तो आप चीज़ कटवा आतेगा सुबह, यहाँ पे यहाँ इधर काट दिए ये वाला भाग, तो ये वाला भाग जो है वो अपना भाग से क्या हो जाएगा? बड़ा ही होगा। तो वही कहा है कि पूर्ण अपने भाग से क्या होते हैं? बड़ा होते हैं। समझ रहे हैं? अब चलिए 6 नंबर में आते हैं। 6 नंबर में पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? 6 में लिखा हुआ है एक ही वस्तुओं के दुगुने परस्पर बराबर होते हैं। एक ही वस्तु है, कौन है? एक ही वस्तु है, यहाँ पर ध्यान देना है। जैसे मान लीजिए A है, आई कदी है, B है, दोनों आपस में क्या है? बराबर है। तो कह रहा है दुगुना करो, तो 2 से गुना करेंगे तो 2A बराबर 2B ना हो जाएगा। दोनों आपस में क्या हो गया? बराबर हो गया। चलिए अंक में समझाते हैं। जैसे 4 और 4 के बराबर हो गया, 4 जो है 4 के बराबर हो गया। अब इसके दुगुना करो तो 2 गुने 4 बराबर 2 गुने 4, तो 4 दूना 8 और 4 दूना 8। तो देखा दोनों आपस में बराबर है। तो यही तक कहा है कि एक ही वस्तुओं जो होते हैं, वस्तुओं के दुगुने परस्पर क्या होते हैं? बराबर है। एक ही वस्तु होना चाहिए, और दोनों को दुगुना करेगा तो आपस में दोनों क्या होगा? बराबर होगा। बताइए 6 तक ले कोई दिक्कत है? ना दिक्कत है तो नोट्स किया जा सके। यहाँ पे देखिए, अब बताइए 6 तक ले हो गया है? 6 तक ले कोई दिक्कत है? नहीं ना दिक्कत है। 7 नंबर देखिएगा, वो लास्ट पॉइंट है 7 नंबर, इसको देख लेंगे। इस तरह से आपका कौन टॉपिक खत्म हो जाएगा? अभिगृहित खत्म हो जाएगा। और कल वाला हम लोग वीडियो में या कल वाला क्लास में क्या पढ़ेंगे? अभिधारणा पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए क्या लिखा हुआ है 7 नंबर में? एक ही वस्तुओं के आधा परस्पर बराबर होते हैं। अभी इससे पहले क्या पढ़ा? अगर दुगुना कर दिया जाए एक ही वस्तु को तो वो भी आपस में बराबर हो जाएगा। अब कथी पढ़ा है? एक ही वस्तु को क्या कर दिया जाए? आधा, तभी भी आपका क्या होगा? बराबर होगा। जैसे मान लीजिए A और B आपस में बराबर है, A को अधिया दिए हो और B के अधिया दिए, तो दोनों आपस में कथी हो गया? बराबर। जैसे 4 और 4 दोनों आपस में बराबर है, 4 को आधा कर दिए और 4 को इसको आधा कर दिए, तो कितना कितना रिजल्ट है? 2 बराबर। तो देखो क्या लिखा हुआ है? एक ही वस्तु के आधा परस्पर क्या होते हैं? बराबर होते हैं। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत नहीं है तो नोट किया जाए। और यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।